हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पिलर 2B स्टार्ट करेंगे जिसमें कि आज हम फाइनेंस कमीशन को देखने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर तक में हमने पिलर 2A1 और 2A2 कंप्लीट कर लिया है और पहले हम पिलर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। आज हम फाइनेंस कमीशन को कंप्लीट करने वाले हैं। सीधे आते हैं फाइनेंस कमीशन पे। देखो, जब हमने टैक्सेशन पढ़ा कि सरकार जो है वो टैक्स लगाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, लेकिन कितना कितना टैक्स केंद्र सरकार राज्य सरकार में बांटेगी वो डिसाइड कौन करता था? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती थी। तो उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। फिजिकल फेडरलिज्म को हम अगर रेफ़र करें डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, तो वो दो चीज़ों में आएगा, दो कैटेगरी में। एक तो टैक्सेशन कि जो पैसा जितना कलेक्ट किया जाता है, दूसरा एक्सपेंडिचर कि कितना पैसा खर्च किया जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हालांकि अपना जो 7th शेड्यूल है वो बताता है कि स्टेट के पास कितना टैक्सेशन का पावर है, लेकिन स्टेट के पास हालांकि यूनियन के मुकाबले पावर कम ही है टैक्स को कलेक्ट करने का। इसी वजह से फाइनेंस कमीशन एक तरह से बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए क्या करता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा कलेक्ट होता है उसका कुछ शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देने की वकालत करता है कि किस हिसाब से कितना पैसा किस स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो ये जो है अपने आर्टिकल 280 संविधान में ऐसा लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्म करेंगी फाइनेंस कमीशन को, और फाइनेंस कमीशन जो है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होगा। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब ये है कि उनके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर होगा। और पावर क्यों होगा? पावर होना ज़रूरी इस वजह से है, मान के चलो कि अभी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो अगर वो जो है किसी भी वजह से सेंटर को कोई रिपोर्ट्स वगैरह ना सौंपे, मान के चलो, तो उस मामले में जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है वो उन अधिकारियों पे एक्शन ले सकती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि भाई नॉन बीजेपी स्टेट्स ना चाहे कि फाइनेंस कमीशन अच्छे से वर्क करे। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी का भी पावर दिया गया। तो आर्टिकल 280 में ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट फॉर्म करेंगे फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल या उससे पहले। ठीक है, जिसका एक चेयरमैन और 4 मेंबर होंगे और उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। और उनका जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे, लेकिन यूजुअली रिजेक्ट नहीं किया जाता है, उनकी बात को मान लिया जाता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे हर एक 5 साल का लिखा हुआ है कि हर एक 5 साल में आपको एक फाइनेंस कमीशन बनाना होगा, लेकिन असल में देखोगे तो आप ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 6 से 7 साल भी टाइम लग जाता है फाइनेंस कमीशन को बनने में। अगर हम इस समय प्रेजेंट में बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन की जो है वो रिपोर्ट चल रही है और 16th फाइनेंस कमीशन को बना दिया गया है। अब इसमें फ़र्क क्या है उसको मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो, फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है जो 15th वाला है उसका जो टाइम फ्रेम है, जिसका रिकमेंडेशन का वैलिड कितने से कितने साल के लिए, 2020 से 2026 के लिए उसके रिकमेंडेशन वैलिड है। अब फाइनेंस कमीशन मान के चलो यूनियन गवर्नमेंट 100 रुपये कमाता है, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि उस 100 रुपये में से 41 रुपये तो स्टेट को देना पड़ेगा और 59 रुपीज़ जो है वो यूनियन अपने पास खुद ही रखेगा। ये अपना 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है जो इस समय चल रहा है। इससे पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था जिसका रिकमेंडेशन 2015 से 2020 तक के लिए वैलिड था, उन्होंने कहा था कि 42% जो मनी है वो स्टेट को देना पड़ेगा और 58% यूनियन खुद के पास रखेगा। ये वो मनी है गाइस जो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है थ्रू वेरियस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि 15th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के लिए 1% कम पैसा दिया है देन 14th फाइनेंस कमीशन। ऐसा क्यों? तो उनका तर्क ये है कि 1% ज़्यादा हमने इस वजह से रखा है क्योंकि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर जो कि स्टेट था वो अब एज अ यूनियन टेरिटरी डिवाइड हो चुका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। तो उसको उसके सैलरीज और वहाँ के जो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने 1% का ज़्यादा पैसा जो है वो अपने पास रख लिया है। ठीक है, तो ये उनका रीज़न था। अब 15th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन आपको याद रखना है, बाकी आपके मेंबर्स को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है IAS है NK सिंह, और जो 16th फाइनेंस कमीशन बना है उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पानगरिया जी हैं। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम बस, और कुछ ये सारे मेंबर्स हैं। मेंबर्स आपको अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टाइमलाइंस मैंने आप सभी को बता दिया।
कि 15th फाइनेंस कमीशन जो जिसका कि रिकमेंडेशन कब से 2020 से 2026 के लिए वैलिड है, यानी कि इस समय भी चल रहा है क्योंकि इस समय 2025 ही चल रहा है ना। तो अब इनको बनाया गया था 2017 के नवंबर में। सोचो इनको 2 से 3 साल तो अपना रिपोर्ट बनाने में भी टाइम लग जाता है ना, इस वजह से पहले से ही बना के रख दिया जाता है। इनका जो रिपोर्ट है वो अभी आपको पता है कि 31 मार्च 2026 तक के लिए वैलिड है। अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है जो कि 2026 के 1 अप्रैल रिकमेंडेशंस मानी जाएंगी, तो उनको 2023 में ही बना दिया गया था ताकि 31 अक्टूबर 2025 तक वो अपना रिकमेंडेशन का जो डेडलाइन है वो सबमिट कर सके, रिकमेंडेशन को सबमिट कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट में 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशंस चल रहा है। मैंने बता दिया कि हर एक 5 साल में सेटअप करने का ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्यों लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या वो, यार वो सब अपने काम का मुद्दा नहीं। आप इतना बस समझ लो कि स्टेट्स को तो पैसा मिल रहा है ना, मेन कि 2026 तक के लिए समझो अभी 15th फाइनेंस कमीशन का है, फिर उसके बाद 16th का रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप कि अब तक जो भी बने हैं। उसके बाद है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो फाइनेंस कमीशन बनाते हैं उसमें वो कुछ बातें कहते हैं कि आपको इस आधार पे रिकमेंडेशंस बनानी चाहिए, तो वो होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जैसे कि 15th फाइनेंस कमीशन में प्रेसिडेंट जी ने ये कहा था कि यूनियन का जो टैक्सेस है वो वर्टिकल जो डिवोल्यूशन होना चाहिए स्टेट्स के साथ और हॉरिजॉन्टल जो डिवोल्यूशन होना चाहिए स्टेट के साथ, वो आपको बताना है। अब वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। वर्टिकल डिवोल्यूशन तो जैसे मैंने बताया इस समय कि मान के चलो 100 रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमाती है उसमें से कितने रुपए स्टेट को देने हैं, इस समय मान के चलो 41 रुपीज़, और कितने रुपए खुद के पास रखने, वो हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ये होता है कि अब 41% तो स्टेट्स को देने हैं, लेकिन किस स्टेट को कितने रुपए देने हैं वो हो गया हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ठीक है, उसके अलावा कितने रुपए एड मतलब ग्रांट करना है और कौन कौन सा कितने रुपए जो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा ताकि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सजेशन दो। तो बाकी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि जो कि 15th फाइनेंस कमीशन में कहा गया था, और 2011 का डाटा भी 15th फाइनेंस कमीशन में यूज़ किया गया था। तो इसके बहुत सारे सदर्न स्टेट्स ने क्रिटिसाइज़ किया था कि हमको पैसा कम मिलेगा, लेकिन फिर बाद में बैलेंस कर लिया गया उसको ना। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। अभी 16th फाइनेंस कमीशन जो बना है उसमें इतना झंझट उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे सिर्फ एक चीज़ ये कहा है कि आप बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अभी मैंने बता दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल डिसोल्यूशन क्या हुआ कि कितने रुपए जो है वो स्टेट्स को देना है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है कि इस समय 41% जो है वो पैसा यूनियन जितना भी कमाए उसका स्टेट को देना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कितना, हॉरिजॉन्टल में जो 41% कमाएगी स्टेट को देना है, वो किस स्टेट को कितना देना है वो हो गया हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। इसका एक फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन तैयार करता है। तो ये देखिए, ये रहा फॉर्मूला। किस हिसाब से देना है, वो देना है इनकम डिस्टेंस के हिसाब से, यानी कि पर स्टेट मतलब जो स्टेट जो है जितना कम कमाती है उसको उतना ज़्यादा रुपए मिलना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि स्टेट की जो जीएसडीपी होती है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है उस हिसाब से, कि मान के चलो बिहार आपको पता है कि कम कमाती है, मतलब जो उसकी जीएसडीपी है वो कम है, तो यानी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसका वेटेज 45% रखा गया है। उसके अलावा एरिया, जिसका जितना बड़ा एरिया होगा जिस स्टेट का उसको इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन, जिसका जितना ज़्यादा आबादी उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसके अलावा डेमोग्राफिक की परफॉर्मेंस, कि स्टेट जिसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब ये देखो 2011 के सेंसस के हिसाब से जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसी वजह से जो सदर्न स्टेट्स थे वो उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से तो देखो तो उन लोगों की जो आबादी है वो तो बहुत ज़्यादा कम है जो ऊपर वाली स्टेट्स है, अपनी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। तो इसी वजह से ये वाला पॉइंट ऐड किया गया था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, जिसका फर्टिलिटी रेट कम है उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला है। उसके अलावा जिस स्टेट में ज़्यादा फॉरेस्ट है उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि सोचो फॉरेस्ट सब जो गार्ड्स वार्ड्स हैं उनको भी सैलरी देनी है, उसका रखरखाव भी करना है। उसके अलावा जिस स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आप देख सकते हो किसका कितना वेटेज है यहाँ पे। अब आप कहोगे कि इसका बेंचमार्क क्या है, तो भाई इसका बेंचमार्क ना सेट किया गया है हरियाणा को। तो सबसे पहले ये देखा गया कि किस स्टेट का हाईएस्ट जीएसडीपी है, तो सबसे ज़्यादा गोवा का निकला। अब सोचो गोवा की जो छोटा सा स्टेट है, छोटा सा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है, और यहाँ पे टूरिज्म वगैरह ज़्यादा है तो कमाई ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका जो जीएसडीपी है वो ज़्यादा है। फिर उसके बाद सिक्किम आया, उसके बाद हरियाणा आया। तो फिर हरियाणा को एज अ रेफरेंस बनाया गया कि हरियाणा को बेंचमार्क मान के हम हर स्टेट में पैसा देंगे, कि हरियाणा से जो गरीब है
उसको ज़्यादा पैसा देंगे, हरियाणा से जो पैसे वाले उसको कम पैसा देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन देखें हम अगर, तो आप देख पाओगे कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, बिहार को, फिर उसके बाद फिर एमपी को। तो ये आप कुछ मतलब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टॉप के 2 3 और नीचे के आप देख सकते हो मिजोरम, सिक्किम, गोवा, इन सबको और कम पैसा मिलता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज फाइनेंस कमीशन के लिस्ट में नहीं है कि यूनियन टेरिटरीज को कितना पैसा मिलेगा, क्यों? क्योंकि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि यूनियन टेरिटरीज को कितना पैसा दिया जाएगा, ना कि फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया था। अभी हमने देखा 15th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला। अभी ये देख लो 14th का फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला ये था कि पॉपुलेशन में वो लोग 17% का वेटेज रखते थे, मतलब फॉर्मूले में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे था, ठीक है। उस समय उत्तर प्रदेश को ज़्यादा पैसा उस समय भी मिलता था। एक क्वेश्चन है जो CAPF 2024 में पूछा गया कि 15th फाइनेंस कमीशन यूज फिजिकल एफर्ट एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अनलाइक द 14th फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा बोथ 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन यूज प्री 2011 डेमोग्राफिक वेरिएबल एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है करेक्ट है? आपको सामने ही आंसर है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या फिजिकल एफर्ट एज अ क्राइटेरिया का यूज़ किया है हॉरिजॉन्टल के लिए। अभी देखोगे तो 14th वाला जो है, 14th वाला अभी यहाँ पे आप देख पाओगे कि या फिजिकल वाला यानी पैसा वाला यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम सामने में देख सकते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन ने जो है फिजिकल एफर्ट को यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है फिजिकल एफर्ट वाला कुछ ऐसा चीज़ हो 14th फाइनेंस कमीशन में। लेकिन जब आप 15th फाइनेंस कमीशन देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि देखिए यहाँ पे कि ये रहा, यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है 15th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। तो और जो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया। और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि प्री 2011 डेमोग्राफिक को यूज़ किया गया, तो ऐसा नहीं है भाई, 2011 वाले ही डेमोग्राफिक को यूज़ किया गया था। तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। पॉपुलेशन जो है 2011 का पहली बार किस टैक्स डिवोल्यूशन में यूज़ किया गया था? 15वां, 14वां, 13वां, कौन सा वाले में? अभी हमने देखा कि 15वें में तो यूज़ किया ही गया था और 14वें में भी यूज़ किया गया था। क्या 13वें में भी यूज़ किया गया था? नहीं, इसका आंसर क्या हो गया? 14th फाइनेंस कमीशन से यूज़ किया गया था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे है जो फाइनेंस कमीशन यूटीज़ और जम्मू कश्मीर का जो फेट है वो कौन डिसाइड करता है? तो अभी हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। लेकिन आप देखोगे कि 10वें फाइनेंस कमीशन तक जो है फाइनेंस कमीशन ही बताता था कि यूनियन गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरीज को कितना पैसा देगी। लेकिन 11वें फाइनेंस कमीशन से अब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि कितना रिवेन्यू यूनियन टेरिटरीज के साथ बांटा जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है अब स्टेट नहीं रहा, बल्कि क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो उसको इस बीच में 19 से 20 के बीच में जो भी है वो 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पैसा दिया गया। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने एक बार और 2 रिपोर्ट इसीलिए 15th फाइनेंस कमीशन ने बनाया सेपरेटली इन जो भी स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है। अब ग्रांट्स पे हम आते हैं कि ग्रांट्स क्या होता है। तो अभी 14th फाइनेंस कमीशन के ग्रांट की बात की जा रही है। देखो ग्रांट्स, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ग्रांट एक तरह का लोन नहीं होता है, उसको रिटर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो सेंटर जो है, सेंटर के पास जो भी पैसा बचा है, अभी हमने देखा कि 41 जो है वो स्टेट को तो उन्होंने पहले से ही दे दिया। उसके बाद उन पे 59 जो बचा ना, उसमें से वो और कुछ पैसा जो है वो स्टेट्स को एज अ ग्रांट देती है। अब वो किन स्टेट को कितना ज़्यादा ग्रांट देती है तो वो डिपेंड करता है कि मान के चलो कि कोई स्टेट को, जैसे कि पहले 14th फाइनेंस कमीशन में तो ये था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़, इन सबको ग्रांट कुछ दिया जाता था ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह सब के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो 15th फाइनेंस कमीशन जो है किस हिसाब से ग्रांट्स देता है। मतलब समझो कि बहुत सारे मुद्दों में ना ये ग्रांट्स देते हैं चीज़ों में। अब 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अगर हम, क्योंकि प्रेजेंट में ये चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन लोकल बॉडीज़ में ग्रांट देता है। उसके अलावा पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट का भी ग्रांट देता है। अभी पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट किसको कहते हैं? देखो इसको समझो। ऐसे स्टेट्स जो कि लॉस में होते हैं, जिनका रिवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा होता है, उनको एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है। एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है ताकि उनका रिवेन्यू डेफिसिट कम हो सके। इसको कहते हैं क्या? पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा और भी तरीके के ग्रांट दिया जाता है, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, स्पेशल ग्रांट, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतने इतने अमाउंट का ग्रांट दिया जाता है, यानी फ्री में और पैसा दिया जाता है। अभी आप देखो एक एग्जांपल देता हूँ पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट का। मान के चलो आंध्र प्रदेश जो है उसका खुद का अगर स्टेट बजट देखोगे कि कितने रुपए उसका रिवेन्यू हुआ है, कितना जो है एक्सपेंडिचर हुआ है, तो आंध्र प्रदेश का जो है ना वो रिवेन्यू डेफिसिट में थी, यानी कि -41 लाख करोड़ के जो है ना वो -41,000 करोड़ जो है वो रिवेन्यू डेफिसिट में थी। और उसको कितना ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला एज अ हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन टैक्स में 35,000 करोड़ रुपए मिला। उसके अलावा जो पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट मिला ना एक्स्ट्रा
1000 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश को दिया गया। अब आप कहोगे यार ऐसे तो हर स्टेट जो है वो मतलब फ्री वाले स्कीम्स में पैसा बांटे, यूनियन गवर्नमेंट तो उसकी मदद करने के लिए है, ग्रांट देने के लिए है। तो भाई ऐसा नहीं है। हर मतलब जो अपना FRBM एक्ट है उसने लिमिट्स लगा रखी है कि स्टेट्स कितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट कर सकती हैं। अगर वो ज़्यादा करेंगी तो उन पर एक्शंस लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेशल ग्रांट्स किसको कहते हैं। स्पेशल ग्रांट्स यार उन स्टेट्स को दिया गया था जिनको मान के चलो 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान हमने देखा था ना, फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया था। तो फॉर्मूला चेंज होने से क्या हुआ कि किसी स्टेट को थोड़ा सा कम पैसा मिलने लग गया, तो उनको थोड़ा सा इनजस्टिस फील ना हो उसके लिए उनको थोड़ा सा स्पेशल तरीके का ग्रांट वो मुश्किल से 2 सालों के लिए दिया गया था 3 स्टेट्स को, कर्नाटका, तेलंगाना और मिजोरम। अब इस समय ये स्पेशल ग्रांट नहीं दिया जाता। उसके अलावा लोकल बॉडीज़ में भी ग्रांट दिया जाता है। लोकल बॉडीज़ में जो ग्रांट दिया जाता है, अभी समझो 2021 से 26 तक 4.3 लाख करोड़ का ग्रांट दिया गया। उसमें रूरल अलग हो सकता है, अर्बन अलग। उसमें भी टाइड होता है और अनटाइड होता है। टाइड अनटाइड क्या होता है कि 60% पैसा फिक्स कर दिया है कि आपको वाटर सैनिटेशन इन सब के लिए इस्तेमाल करना है, और 40% जो पैसा है वो अनटाइड है, यानी कि उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, सिवाय मतलब आप AC लगवाने या ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट सैलरी वैलरी बांटने में नहीं, काम में आप इसको स्कूल बनवाने इन सब में खर्च कीजिए। ठीक है, और किन स्टेट्स को ये वाला ग्रांट मिल सकता है, लोकल बॉडीज़ का ग्रांट? वो भाई उन स्टेट्स को मिलेगा जो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जिन्होंने सेटअप कर रखा होगा और अपना रिपोर्ट इम्प्लीमेंट भी किया होगा। अलावा दूसरा कंडीशन ये भी था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को ना प्रॉपर्टी टैक्स अच्छे से लगाना चाहिए। आप देखोगे ना इंडिया में जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम है, सिर्फ 0.2% ऑफ GDP जो प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। USA में लगभग 3%। अब क्यों नहीं लगाते प्रॉपर्टी टैक्स, वो आपको पता ही है यार कि आप प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा, ये सब होता है। उसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट भी मिलता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट में मतलब डिजास्टर से जो कुछ मिटिगेशन और रिस्पॉन्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको पता होना चाहिए। अभी 80% जो पैसा है ना डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट में वो रिस्पॉन्स के लिए जाता है और 20% मिटिगेशन के लिए। मिटिगेशन और रिस्पॉन्स क्या होता है भाई? मिटिगेशन होता है जो भी प्रिकॉशन लिया जाता है बिफोर डिजास्टर। सोचो कोई डिजास्टर आने वाला है उससे पहले आप प्रिकॉशन जो लेकर रखोगे उसको मिटिगेशन कहा जाएगा, उसके लिए 20%। और अगर आ गया मतलब डिजास्टर आ चुका है उसके रिस्पॉन्स के लिए 80% पैसा दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में भी ग्रांट दिया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर्स में बनाने के लिए ग्रांट्स दिया जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर जो है लगभग 2.5% ऑफ GDP जो है हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेंड करना चाहिए 2025 तक, ऐसा फाइनेंस कमीशन का कहना है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन ये भी कहती है कि जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं IAS IPS IFS इस समय है, वैसे ही एक 4th ऑल इंडिया सर्विस बनाना चाहिए, ऑल इंडिया मेडिकल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि IAS IPS है वैसे बनाना चाहिए और UPSC को एग्ज़ाम लेना चाहिए इसके लिए, ताकि जो डॉक्टर का शॉर्टेज है बैकवर्ड स्टेट्स में वो ना रहे। उसके अलावा बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स है वो आप देखोगे तो वेस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, तो उसको भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि भारत के और भी जगहों पे ये आ सके। उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स में हम देखें तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए भी ग्रांट्स दिया जाता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पैसा, जुडिशरी सबके लिए जो आप मतलब समझो जुडिशरी के प्रॉपर तरीके से जो केसेस वगैरह पेंडिंग केसेस को लड़ सकें उसके लिए अलावा एक्स्ट्रा कोर्ट्स को लगाया जाए उसके लिए पैसा दिया जाता है। एजुकेशंस के लिए पैसा दिया जाता है कि समझो ऑनलाइन लर्निंग को डेवलप करने के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज़ को रीजनल लैंग्वेज, जो कि आपको पता है कि गुजरात ने भी क्या किया था, जो मेडिकल कोर्सेज़ है उसको क्या लोकल लैंग्वेज में भी किया था, मतलब डब किया था। लेकिन आप देख पाओगे कि बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, मतलब प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि यार सोचो आप लोकल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग सबकी पढ़ाई पढ़ोगे लेकिन आपको क्या होगा, कंपनीज जॉब ही नहीं देंगी। ठीक है, तो उसके अलावा ये भी इसमें कोटा रखा गया कि जो स्टेट ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा ग्रांट्स के तौर पे। और पहली बार 15th फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट दिया यूनियन गवर्नमेंट को। अब तक स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट मिल रहा था, और किस चीज़ के लिए? डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड के लिए ग्रांट दिया गया। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसमें जो डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया गया, और ये नॉन लैप्सेबल फंड के तहत आता है। नॉन लैप्सेबल फंड मतलब इसका जो पैसा वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो बहुत सारे पैसे होते हैं जो दिया जाता है वो लैप्सेबल होता है, यानी कि अगर आप वो पैसा खर्च नहीं करोगे तो वापस से वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा और फिर से पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होगी खर्च करने के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया EPFO 2023 में पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में।
Basic United Grant can be used by rural local bodies for location specific felt need under 29 subject enshrined in the 11th schedule of the Constitution of India except for salaries and other establishment cost. Tied grant can be used for basic services of sanitation and maintenance of ODF status management and treatment for household waste and human excreta. It recommends the health grant to create diagnostic infrastructure in primary health care facilities. तो 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होगा? तो इसमें अगर आप देखोगे कि तीनों जो स्टेटमेंट है वो अपने करेक्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डी वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन, और आपने प्लानिंग कमीशन का नाम सुना होगा, नीति आयोग का नाम सुना होगा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? आपने इन तीनों का नाम सुना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग की बात करें तो वो एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के तहत बनाया गया था, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ना ही ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, और दोनों को हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन के तौर पे। ठीक है, फाइनेंस कमीशन नहीं, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को जो हेड किया जाता है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है उनको हेड करते हैं। जो फाइनेंस कमीशन है वो 1951 में पहली बार जो है वो सेटअप किया गया था अंडर केसी नियोग जी के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंस कमीशन को पहले समझ लेते हैं। फाइनेंस कमीशन को हमने देखा कि वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टेट के तौर पे फाइनेंस कमीशन, उसके अलावा टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसके अलावा हर एक फाइनेंस कमीशन का अपना खुद का मेथोडोलॉजी होता है। ठीक है, उसके अलावा जब प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये पहली बार 1951 में इसको भी सेटअप किया गया था। इसको 5 ईयर की पंचवर्षीय योजना सबको प्लान करने के लिए बनाया गया था। मेनली टोटल 12 5 वर्षीय योजना 12 5 ईयर प्लान ये लेके आए थे, जो इनका था 2012 से 2017 पे ख़त्म होने वाला था। लेकिन 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया गया। डिसॉल्व करके एक नया बनाया गया, क्या? नीति आयोग को। इसी को डिसॉल्व करके नीति आयोग को बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में। इसका ये भी समझो कुछ काम प्लानिंग कमीशन की तरह ही करता है ये, लेकिन 5 साल का नाम बस नहीं है, 3 साल का है, 7 साल का है, 15 साल का है, बस 5 साल का प्लानिंग नहीं है। ठीक है, अब जो प्लानिंग कमीशन का जो काम ये भी था कि ये बताता कि मतलब कितने रुपए जो है यूनियन को देने चाहिए, हर एक स्टेट को यूनियन की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसके लिए। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का काम ये हो गया। फाइनेंस कमीशन का आपको पता है कि टोटल जितना भी पैसा मिलता है उसको बांटना स्टेट्स के बीच में, लेकिन प्लानिंग कमीशन ये भी बांटती थी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसमें किस राज्य को कितने रुपये देना चाहिए। अब हम बात करें इसका नीति आयोग का, तो नीति आयोग जो है ना एक तरह से समझो कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक का काम करती है कि गवर्नमेंट को किस हिसाब से पॉलिसी का डिज़ाइन करना चाहिए, स्कीम्स को मॉनिटर करना चाहिए, ये सब काम नीति आयोग के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, तो ये सब डिसाइड किया जाता है। इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स नीति आयोग के आते हैं, जैसे कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग जो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन हो उसके लिए नीति आयोग रिपोर्ट्स वगैरह लेके आता है। एक क्वेश्चन आ गया, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। 2019 प्री का क्वेश्चन है। एडहॉक कमिटी सेटअप बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन और नीति आयोग। इसको आप पॉलिटी का भी क्वेश्चन आप मान सकते हो। ठीक है, तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कौन सा आंसर जो है इसमें से करेक्ट होगा। क्या लग रहा है आपको? आंसर बताता हूँ आप सभी को। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है करेक्ट है। एडहॉक कमेटी जो है वो सेटअप किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी भी। तो ये तो जो हो गए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हो गए इन द सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, लेकिन बाकी के जो है ये सब इसमें नहीं आते। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि पहला वाला। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स का। आपने बहुत बार सुना होगा स्पेशल कैटेगरी का दर्जा हमको मिलना चाहिए। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी है ना, ये स्टार्ट हुआ था 5th फाइनेंस कमीशन 1969 में स्टार्ट किया गया था। प्रेजेंटली अब देखो टोटल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और 3 हिमालयन स्टेट, अब तो बल्कि 2 रह गए हैं जब से जम्मू कश्मीर अलग हुआ है, मतलब यूटी बना है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और साथ में एक तेलंगाना, ये आ गए अपने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। मैंने जैसे कि बताया आप सभी को 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन द्वारा रिकमेंड किया गया था। इसका क्राइटेरिया क्या था कि एक तो हिली और डिफ़िकल्ट टेरेन वाले जिनका पॉपुलेशन कम हो, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, बॉर्डरिंग स्टेट्स, उसके अलावा जो इनका इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, जिनका स्टेट का फाइनेंस जो है वो मतलब नॉन वाइबल हो, अच्छा नहीं चल रहा हो। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में होने का? बेनिफिट ये होता है कि समझो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कुछ बेनिफिट दिया जाता है कि आप उस स्टेट में कुछ अपना रोजगार वगैरह दोगे, बिजनेस सेटअप करोगे तो आपको केंद्र की तरफ से कुछ आपको बहुत सारी बेनिफिट्स छूट दी जाएंगे टैक्स वैक्स में। ठीक है,
उसके अलावा जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उसमें 90% सेंटर देती है और 10% जो है वो स्टेट का खर्चा होता है। फायदा भी हो गया उसमें, क्योंकि बाकी स्टेट में आप देखोगे तो लगभग 60-40 इन सब का हिसाब चलता है, ठीक है। उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ये ज़्यादा वेटेज देंगे अपने फॉर्मूलाज में इन स्टेट्स को, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि 14th फाइनेंस कमीशन से ये जो स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट का सिस्टम है वो एक तरह से ख़त्म कर दिया गया, नहीं दिया जाता है। अब ख़त्म करने का कुछ रीज़न ये था कि भाई सेंटर जो है वो ज़्यादा पैसा भी इनमें लगाती थी, लेकिन जो टेंजिबल कुछ फ़ायदा हो नहीं पाया इनमें, बहुत सारे और भी तरह के दिक्कत सामने आए, तो सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है वो प्रोटेस्ट टाइप करने लगे कि भाई हमको भी आप स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दो ना, हमारे साथ इनजस्टिस वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो ये सब मुद्दा इसमें चलता रहता है। लेकिन आप क्राइटेरिया के हिसाब से देखोगे तो ना, मतलब बिहार वगैरह ये सब इसमें फॉल नहीं ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब 15th फाइनेंस कमीशन ने भी रिक्वेस्ट किया स्टेट्स को कि मतलब स्पेशल कैटेगरी वाला जो अब चीज़ है ना, वो हमारे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो प्रेसिडेंट ने सेट किया उसमें ये नहीं आता है। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को किसी भी तरीके का एडिशनल रिवेन्यू या ग्रांट नहीं मिलता है फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। अब यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ अलग से पैसा उनको दे सकती है। आप देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने ये कहा था कि जो स्टेट्स जिनका कि पुअर फिजिकल कैपेसिटी है, उसके रीजंस को अगर आप देखोगे तो इसका मेन रीज़न ये भी है कि जो वहाँ की स्टेट्स हैं वो लोकल बॉडीज़ जो है ना वो ज़्यादा पैसा मतलब टैक्स के रूप में कलेक्ट नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से उनका फिजिकल जो मतलब डेफिसिट चलते रहते हैं। अब इसके दो रीज़न्स हैं मेनली। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब ज़्यादा पावर उनको दिया ही नहीं है टैक्सेशन से रिलेटेड कि वो ज़्यादा पावर टैक्स को कलेक्ट कर सके ना। अब तो आप देखोगे जीएसटी आ गया है तब से तो और इनको पावर कमी हो गया है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये जो भी इन पर पावर है, जहाँ पे भी इनको पावर मिला हुआ है कि आप टैक्स कलेक्ट करो, वहाँ पे कम पैसा लेते हैं। आप चाहे तो एग्रीकल्चर का पावर इनको दिया गया है, सेंटर पे नहीं है बल्कि स्टेट्स पे कि एग्रीकल्चर लाइन में ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, किसानों से चाहे तो पैसा ले सकते हैं, लेकिन लेते नहीं हैं। उसके अलावा लैंड रिवेन्यू पे भी, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे भी ये पैसा ले सकते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स, भाई ज़्यादा पैसा लेंगे तो शायद इनको वोट ना मिले, ठीक है। तो गाइज अभी तक हमने इतना कवर कर लिया, आगे के लेक्चर्स में हम आगे कवर करेंगे टैक्सेशन वगैरह, ठीक है। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और ये क्वेश्चन मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ ये जानने के लिए कि कितने लोग हैं जो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि मेरे को ये पता चले कि जितने लोग कमेंट करेंगे पता चलेगा ना कि उतने वो जो लोग हैं वो लास्ट तक वीडियो के देख रहे हैं। वरना तो बहुत लोग आते हैं शुरू में देख के चले जाते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना यार, आप लोग लास्ट तक देखते हो, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।